हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम यूपीएसआई, यूपीएएसआई, यूपीपी का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, प्रोबेबली जो जून या जुलाई में हो सकता है, या अन्य किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो समान रूप से यूज़फुल होने वाली है। पब्लिकेशन ये जो है ये यूथ कंपटीशन टाइम पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई है। तो भाषा की मूल इकाई होती है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि। किसी भी भाषा का प्रयोग करने के लिए जो सबसे उसकी मूल इकाई होती है वह ध्वनि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है? क्योंकि इसमें सुख दुख में योजक चिन्ह का प्रयोग है। दुख और उतार में योजक चिन्ह का प्रयोग ये यहाँ पे गलत है। यहाँ सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ भी वही गलती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वाक्य हमारा दिया हुआ है, वह इनमें से एक को जानता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द है जो संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक यह संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सर्वनाम का भेद नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक। गुणवाचक ये सर्वनाम का भेद नहीं होता है, बल्कि ये विशेषण का भेद है। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? यानी क्रिया के अलावा, क्रिया को छोड़ के संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। अगला क्वेश्चन है, सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो क्रिया शब्द है ऑप्शन नंबर सी, देख रहा है। अगला क्वेश्चन है, मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में हजारों क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या अव्यय है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारों यहाँ पर अव्यय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह। ये तीनों शब्द ही पुल्लिंग हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो वचन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? बिल्ली बिल्लियाँ ये सही है, खम्भा खम्भे यह भी सही है, रस्सी रस्सियाँ यह भी सही हैं, लेकिन पेड़ और पेड़ों ये गलत है। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में असंगत पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ और पेड़ों। अगला क्वेश्चन है, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का कौन सा या क्रिया का काल कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए हेतु हेतु मद भूतकाल, क्योंकि जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है परंतु किसी कारणवश कार्य हो नहीं पाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, यदि भविष्य में परिश्रम करती, यदि भविष्य में परिश्रम यदि भूतकाल में परिश्रम करती, बीते हुए समय में परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। कब हो जाती? भूतकाल में, यानी उत्तीर्ण नहीं हुई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेतु हेतु मत भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एवं वचन में होने वाला परिवर्तन कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ना हो, यानी जो परिवर्तन हो वो ना तो कर्ता के अनुसार हो ना तो कर्म के अनुसार हो, बल्कि भाव के अनुसार हो, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कारक। कारक के कुल भेद होते हैं 8। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे हो। तो ये 8 भेद होते हैं, इन्हें हम आगे भी डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने बोला है तत्सम और तद्भव का, यानी पहले तत्सम आना चाहिए और बाद में तद्भव। यहाँ पे पहले तद्भव आया है, बाद में तत्सम, इसलिए ये ऑप्शन असंगत है। अर्थात दोनों का तद्भव तत्सम सही है, लेकिन पहले यहाँ पे अंगूठा आया, पहले अंगुष्ठ आना चाहिए था, बाद में अंगूठा आना चाहिए था। इस कारणवश ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकृष्ट। जबकि निर्भय, निर्दोष और निर्वाह यह तीनों ही निर उपसर्ग का प्रयोग करके बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ये शब्द बना है मिल धन आप से, तो ये आप यहाँ पर प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? विलोम का युग्म यहाँ पे किस ऑप्शन में सही नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डावाडोल अस्थिर, क्योंकि डावाडोल का अर्थ ही होता है अस्थिर। अस्थिर की जगह पर स्थिर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैकल्पिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंदर्प, पंचशर और पुष्पधन्वा निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कामदेव। कंदर्प, पंचशर और पुष्पधन्वा यह तीनों कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। आनंद शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोद, हर्ष। यह दोनों शब्द आनंद शब्द के उचित पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है, यानी दिए गए विकल्पों में अंतर शब्द का अर्थ नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आकाश।
आकाश शब्द अंतर का अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत असंगत यानी गलत पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञान और अज्ञानता। यहाँ अज्ञान क्या, अज्ञानी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जो मुकदमा दायर करता है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वादी। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला। किसी व्यक्ति का या किसी सिद्धांत का समर्थन करने वाले के लिए एक शब्द है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुयायी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि का भेद नहीं है। दीर्घ संधि ये होता है, गुण संधि ये भी होता है, वृद्धि संधि यह भी भेद होता है, लेकिन हल संधि यह भेद नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल संधि। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद या प्रथम पद की प्रधानता हो और सामासिक या समास पद अव्यय हो जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि कौन सा वाक्य गलत है, किसी वर्तनी की दृष्टि से या किसी भी तरीके से गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। यहाँ पर उसका शब्द का एरर है, क्योंकि उसका नहीं, प्राण एक बहुवचन है। यहाँ पर उसका के स्थान पर उसके का प्रयोग करना उचित है। अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अगला क्वेश्चन है, छंदों की गणना किससे की जाती है। छंदों की गणना किससे की जाती है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण और मात्रा से। अगला क्वेश्चन है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें। इन शब्द में, इस पंक्ति में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अलंकार है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार। क्योंकि वर्णों की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है और जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन पूछा है, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्जीरिया में हुआ था सन 1930 में। अगला क्वेश्चन, अशरफियाँ लूटे और कोयले पर मोहर। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त काल। हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 भागों में किया गया है। एक आधुनिक काल, दूसरा रीति काल,
तीसरा भक्ति काल और एक चौथा है जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। संयुक्त काल यहाँ पर ये गलत ऑप्शन है। अब यहाँ से हमारा गद्यांश शुरू हो जाता है और गद्यांश के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन में किस प्रकार से चीज़ों को पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है ना 3 में ना 13 में मुहावरे का, तो यहाँ पे इस शब्द का सीधा मुहावरा पूछ लिया गया है, तो हमें गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यदि हमें मुहावरे का अर्थ पता है तो हम बिना गद्यांश को पढ़े भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो ना 3 में ना 13 में होने का इसका अर्थ होता है कि किसी भी गिनती में ना आना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भर्त्सना का तात्पर्य क्या है, यानी भर्त्सना शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ है किसी की निंदा और तिरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर ए निंदा और तिरस्कार। अगला क्वेश्चन है लेखक की परेशानी का क्या कारण था। पूछा गया कि लेखक की परेशानी का कारण क्या था। तो इसके लिए हमें पैराग्राफ में जाना होगा और ऐसी चीज़ों को यहाँ पे ढूंढना होगा। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। तो लेखक का सीधा अर्थ यहाँ पर इस लाइन में छिपा हुआ है। लेखक इस बात से परेशान है कि जिस तरह से भीष्म पितामह ने सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं किया, उसी प्रकार से लेखक समाज की बुराइयों को नहीं लिख रहा है तो उसे भी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेखक और उनके जैसे साहित्यकार को भविष्य कभी माफ़ नहीं करेगा जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी इस लाइन को इससे पहले डिस्कस किया है कि कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, इस वजह से भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी चैनल पे GS के प्रैक्टिस सेट भी मैं करा रहा हूँ, जिसमें अभी तक टोटल 4 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया गया। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट और एक GS का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।